अभी एक वीडियो देख रहा था अश्वनी उपाध्याय जी का, सुप्रीम कोर्ट के एक एमिनेंट लॉयर हैं, हम लोग काफ़ी सम्मान करते हैं आपका, जो आप कई सारे सामाजिक कार्यों को, राष्ट्र के हित के कार्यों को करते रहते हैं, उनको लेकर के हम लोग आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने कोचिंग के बारे में कुछ बात कही, तो पहले जरा मैं उनका वीडियो सुनाना चाहूँगा कि इनका वीडियो सुनिए और इसके बाद फिर जरा हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि भाई मैं कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और आपने कोचिंग के बारे में जो कुछ कहा वो बहुत ही अपरिपक्व अंदाज में आपने कहा। जरा मैं उस पर पहले बात करना चाहूँगा कि आपने कहा क्या है, सुनिए। कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बड़ा से बड़ा स्कूल हो जहां 20,000 रुपए महीने फीस लगती है, वहां का बच्चा अगर 95% से जो पास हो जाए वो भी बिना कोचिंग किए ना आईआईटी कर सकता है, ना बिना कोचिंग किए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है, ना बिना कोचिंग किए वो एनडीए में सिलेक्शन होता है, ना बिना कोचिंग किए कहीं पे भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाले संस्थाएं, उनके साथ इतना बढ़िया खेल खेला हुआ है, उनके साथ इतना बढ़िया भाईचारा रखा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा। हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे समय में तो कोचिंग नहीं होती थी। देखिए, पहली बात मैं इनके लास्ट स्टेटमेंट से ही बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि हम लोग भी पढ़ते थे और हम लोग के समय कोचिंग नहीं होती थी। भैया मेरी एज 48 ईयर्स है ना, 48 साल मेरी एज है। और मैंने 96 में 12th किया था। मैंने इनकी एज चेक की, ये 51 ईयर के, मुझसे 3 साल बड़े। भैया मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ अच्छी खासी कोचिंग्स उस समय भी हुआ करती थी जब मैंने 96 में 12th किया है। और ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पैदा हुए थे, तो प्रयागराज तो कोचिंग में अगर देखा जाए तो कानपुर से बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जो थी वो इलाहाबाद की थी और आज भी है। अगर आईएएस पीसीएस वगैरह देखें तो ज़्यादातर बच्चे अगर पूरे यूपी में कहीं से जाते हैं तो वहीं पे जाते हैं। और दूसरी भी जो आईआईटी जेईई नीट या एनडीए, उसकी भी कोचिंग्स वहाँ पे अच्छी खासी हमेशा से रही हैं। तो आप पहली बात तो झूठ मत बोलिए भाई, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन कम से कम झूठ मत बोला करिए कि हमारे ज़माने में कोचिंग नहीं हुआ करती थी। अच्छा, मैंने ये भी चेक किया कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है। अब इंजीनियरिंग के बाद ये वकील बन गए वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने बीटेक किया है, ये नहीं मिला मुझे नेट पे कहीं कि इन्होंने कहाँ से इंजीनियरिंग की है, कितनी तैयारी की थी वगैरह वगैरह, वो सब जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन भाई आप ये कहें कि आपके ज़माने में कोचिंग नहीं हुआ करती थी, कोई आप 100 साल पहले नहीं कोचिंग का मतलब पढ़ाई की थी आपने, आप मुझसे 3 ही साल बड़े। अच्छा, अब है क्या कि इन लोग को इस बात का बड़ा भ्रम रहता है कि कोचिंग इंडस्ट्री को इस समय, अच्छा अभी इनके अलावा एक अंजना ओम कश्यप का भी वीडियो बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ। भाई आप किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति, अंजना ओम कश्यप ने अपने वीडियो में जो कहा कि कुछ कोचिंग इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं जो कि ये जो आजकल पेपर लीक हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में पाया जाता है लिप्त, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, जो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई होती है करिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को 2 टके का बता दें या कोचिंग इंडस्ट्री को आप जो है कोचिंग माफिया बता दें। तो भाई मैं ऐसा है, वकीलों में क्या ऐसा होता है कि सारे 100% वकील जो है सारे सब अच्छा ही काम कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे भी वकील होंगे जो कि गलत काम कर रहे होंगे, है ना, प्रॉपर्टी के धंधे कर रहे हैं, बहुत सारी कुछ चीजें कर रहे हैं। तो लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं सारे वकीलों को एक ही उसमें लपेट दूं कि सब माफिया ही माफिया घूम रहे हैं उसमें। मैं जितने अंजना ओम कश्यप के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो आज पत्रकारिता में लगे हुए हैं, क्या सारे जितने भी पत्रकार हैं सब बड़े अच्छे हैं, सब बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं? लिफाफा लेके कोई काम नहीं कर रहा है कि लिफाफा लेके खबरें चलाता हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई लिफाफा लेके खबरें चला रहा है तो मैं पूरे जितने भी पत्रकार लॉबी है मैं सबको माफिया कह दूं या सबको कोई गलत तरीके से संबोधित करूं, यह गलत बात है। तो इसलिए अगर कोई गलत प्रैक्टिस किसी भी, मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री में कोई कर रहा है, आप उस व्यक्ति को टारगेट करिए, उस समुदाय को टारगेट, उसके द्वारा उसके साथ जुड़े हुआ जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को टारगेट करिए कि उस नेटवर्क के माध्यम से गलत काम हो रहा है। लेकिन पूरी इंडस्ट्री गलत है ऐसा कहना गलत है। तो अब आपने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे 20,000 रुपया महीने की फीस जा रही है, लेकिन वो उस स्कूल से पढ़ के वो आईआईटी नहीं निकाल सकता है, मेडिकल नहीं निकाल सकता है, एनडीए नहीं निकाल सकता है, क्योंकि कोचिंग वालों ने साठगांठ कर रखी है जो लोग एग्जाम करा रहे हैं उनके साथ। अरे भाई कम से कम एनडीए का नाम ना लिए होते। एनडीए जो है वो कौन करा रहा है? सेना उसमें इन्वॉल्व है। अब आप बता रहे हैं कि सेना के साथ भी कोचिंग वालों ने साठगांठ कर रखी है, तो फिर तो यानी कि आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया है। दूसरी बात, आपको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने कितनी कोचिंगें चला रखी हैं? भाई मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं अश्वनी जी,
आपने कितनी कोचिंग चला रखी है या कितने कोचिंग वालों के साथ बैठ के आपने बात की, उसके अंदर की चीज़ों को और कोचिंग की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में मैं पहले तो आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है और क्यों है। कोचिंग की रिक्वायरमेंट तो समझिए, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी बच्चे को कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। समझिए ध्यान से, बहुत साइंटिफिक तरीके से बात को समझा रहा हूं और जरा ठंडे दिमाग से बात को समझिए। ऐसा है, जो स्कूल्स हैं वो बोर्ड को टारगेट करते हैं, है ना। अब बोर्ड की रिक्वायरमेंट देखिए, मैं एक चार्ट लगा रहा हूं, जरा आप उसको ध्यान से समझिए। बोर्ड की रिक्वायरमेंट अलग है और कॉम्पिटिशन्स की रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा जो IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, या NDA की तैयारी कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। और जो बोर्ड को अगर फोकस करके कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट ही अलग है। अगर आप देखें तो बोर्ड की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे की अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। राइटिंग अगर खराब है और वो गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा, जब कॉपी चेक करने वाले को दिखाई देगा तो उसका मूड खराब होगा और वो नंबर वैसे ही काट लेता है उसके, है। तो गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, अच्छा प्रेजेंटेशन, बढ़िया लाइन वाइन खींच के और बढ़िया हेडिंग वेडिंग डाल के बहुत अच्छे से लिखे, है ना, तो प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, उसका थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन हो, कई की पॉइंट्स वहां पे बीच में डालने पड़ते हैं कि अगर कोई चीज पूछी गई है तो उसके रिक्वायरमेंट जो है वो सारी जो की पॉइंट्स है वो उसमें आने चाहिए, वो थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना जानता हो। चौथी चीज है, फिगर अगर कहीं बनानी पड़े कोई चीज की, मान लिया कि ये वर्नियर कैलिपर है, अब वर्नियर कैलिपर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो भैया वर्नियर कैलिपर का प्रॉपर आप उसका एक्सप्लेनेशन दे। अगर उसके ऊपर 0 एरर पूछी गई है तो उसको प्रॉपर दिखाए कि उसके कैसे लाइंस कहां पे मैच करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गॉज को आपको समझाना पड़ेगा, स्क्रू गॉज की बढ़िया फिगर बनाएं। कितनी अच्छी आप फिगर बनाएंगे इससे एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो आपको उस हिसाब से नंबर देता है। तो आपने जो ये बात कही ना कि बोर्ड में 95% नंबर लाने वाला व्यक्ति भी जो है कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा है, तो उसकी वजह तो समझो कि बोर्ड में ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब अच्छा, अगर आप जब कंपटीशन में चले जाते हैं, IIT JEE या नीट या NDA इस टाइप के किसी एग्जाम की तैयारी की कर रहा है बच्चा, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट, भैया राइटिंग आपकी कैसी भी हो सब चलेगा, राइटिंग कैसी भी हो सब चलेगा। उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन वगैरह आपको वहां पे करना नहीं है, आपको थ्योरी वहां पे एक्सप्लेन करनी नहीं है, फिगर आपको वहां पे बनाना नहीं है, तो एग्जामिनर के ऊपर उन चीजों का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। वहां क्या होने वाला है, वहां पे आपका लॉजिकल ब्रेन चेक किया जाता है, कितना लॉजिकली आप सोच पा रहे हैं। वहां पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है, न्यूमेरिकल कितने अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। सॉल्व करोगे उसके बाद ABCD बस टिक कर देना है और ABCD टिक करने के आधार पे आपको नंबर मिलना है। ना आपकी राइटिंग चेक हो रही है, ना आपका प्रेजेंटेशन चेक हो रहा है, ना आपकी फिगर चेक हो रही है, कुछ नहीं चेक हो रहा है, केवल आपका लॉजिकल ब्रेन चेक किया जा रहा है। इसलिए जो टीचर कोचिंग के लिए पढ़ाता है उसकी जो बच्चे को पढ़ाने का अप्रोच होता है, उसका अप्रोच ही अलग होता है। उसका अप्रोच इस तरीके से रहता है, ये बच्चे को नए तरीके से उसके लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करो, उसके खूब न्यूमेरिकल लगवाओ, उसके अलावा उसके स्पीडी कैलकुलेशन करना सिखाओ उसको कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करके, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। चाहे अगर आप IIT की देखें तो चाहे मैथ तो न्यूमेरिकल है ही, फिजिक्स पूरी न्यूमेरिकल ही है, केमिस्ट्री भी अगर देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी न्यूमेरिकल है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी लॉजिकल ब्रेन लगाना पड़ता है, कुछ मेमोराइज भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें रेगुलर टेस्ट लेने पड़ते हैं कि बच्चे को कुछ पढ़ाया गया, कुछ सिखाया गया, फिर उसके रेगुलर एक चैप्टर हो गया, अगर बड़ा चैप्टर है तो हम लोग 2-3 टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद कई 2-3 चैप्टर्स मिला के टेस्ट लेते हैं, अलग अलग तरीके से टेस्ट लेते हैं, फिर उसका डिस्कशन करते हैं, PYQs यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को तैयार किया जाता है कि बच्चे का लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप हो, और जब उसे एग्जाम में परफॉर्म करना हो तो वो कर पाए। स्कूल्स में ये सब नहीं होता है भाई, क्योंकि उनका अप्रोच ही अलग है। वो बोर्ड के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या आपको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मतलब कोई भी आलू से लेकर अंगोला तक जहां भी आपको विषय मिल जाए कुछ भी आप जो है वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। भाई हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप दूसरों का भी सम्मान करना सीखिए, और अगर किसी विषय पे बोलना है तो पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च करिए। उस फील्ड में काम करने वाले अपने ही 2-4 मित्रों से बात कर लेते कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम कोचिंग इंडस्ट्री को देख ही रहे हैं, क्यों केवल स्कूल से काम नहीं चल जा रहा है। स्कूल से काम नहीं चल सकता है क्योंकि उसका अप्रोच अलग है, कोचिंग का अप्रोच अलग है। ठीक, दूसरी चीज अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। एक प्रश्न जो आपको पूछना चाहिए था आपने नहीं पूछा, मैं उस पर आ जाता हूं। आपको प्रश्न यह करना चाहिए था
ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि स्कूल्स में ही कुछ अच्छे टीचर रख लिए जाएं जो कि ये जो लॉजिकल ब्रेन डेवलपमेंट करने वाला काम है और ये जो बोर्ड वाला काम है, ये दोनों काम एक ही टीचर करा दे, है ना। क्योंकि हम लोग कोचिंग में तो दोनों काम हम लोग कराते ही हैं। चाहे बच्चा हमारे पास IIT JEE के लिए आता है, लेकिन बावजूद इसके हमें उसको तो बोर्ड के लिए भी तैयार करना है, तो हम दोनों ही काम कराते हैं। अब बात ये आती है कि कोचिंग का जो टीचर है उसी को स्कूल में जगह क्यों नहीं मिल जा रही है, स्कूल वाले क्यों नहीं उसको हायर कर ले रहे हैं। भाई ऐसा है कि अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि IIT कानपुर से, IIT बॉम्बे से, IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है और उसके अंदर भी ये इच्छा हो सकती है कि वो टीचिंग लाइन में जाए, वो पढ़ाए, उसके अंदर एबिलिटी है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं ही जब IIT कानपुर से पढ़ के निकला तो मैं टाटा कंसल्टेंसी में मैंने जॉब करने गया। मैं अच्छी कंपनी थी, अच्छी सैलरी थी, सारी कुछ चीज़ें थी, लेकिन वहाँ भाई देश की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे पढ़ा के अच्छा लगेगा। मैं थाने में उस समय जॉब कर रहा था, मैंने वहाँ पे पहले पढ़ाना चालू किया और मुझे पढ़ा के अच्छा लगा और फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया कि मुझे पढ़ाना है। ठीक, अब मैं पढ़ाने आ गया। मैं आपको व्यक्तिगत अपने उदाहरण से बता रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब कोचिंग पढ़ाने के लिए कानपुर में आया तो मैंने यहाँ पे कोचिंग के साथ मैंने, क्योंकि कोचिंग शाम को चलती थी, सुबह का टाइम खाली रहता था, तो मैंने सोचा कि आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ पे कहीं अगर काम मिल जाए, कहीं सुबह पढ़ाने का मौका मिल जाए तो मैं सुबह पढ़ा लेता हूँ किसी स्कूल में। मैंने आसपास के सारे जितने अच्छे विद्यालय थे सब में अपना CV लगाया एंड यू वोंट बिलीव, किसी ने मुझे इंटरव्यू तक के लिए कॉल नहीं किया। अब मैं बड़ा परेशान कि भैया मैं IIT कानपुर से MTech हूँ, अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था, छोड़ के आया हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं यहाँ पे जॉब दे रहा है, पढ़ाने का क्यों नहीं मौका दे रहा है। तो भाई मैंने ऑफिसेज में, जो उनके ऑफिसेज थे वहाँ पे बात किया कि भाई मुझे अपने प्रिंसिपल से मिलने दीजिए। किसी ने मुझे अपने प्रिंसिपल से भी नहीं मिलवाया। बड़ी मुश्किल से मेरे पास, घर के पास का एक CBSE स्कूल है जिसके प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हो सकी, ऑफिस ने मुझे अलाउ किया। प्रिंसिपल से मैंने पूछा कि भैया आप मुझे, मेरे CV को ही आपने रिजेक्ट कर दिया, कम से कम मेरा इंटरव्यू लेते, कम से कम मुझे एक प्रेजेंटेशन देने का, एक मुझे लेक्चर देने का मौका देते और आप देखते कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरे CV को तो रिजेक्ट मत करिए, इतना बेकार CV तो नहीं है। तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि नहीं सर, आप हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हम लोग जो है केवल BSc MSc तक के लोगों को रख सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट ने साफ कह रखा है कि हम इससे ज़्यादा BSc से आगे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग MSc भी अवॉइड करते हैं। तो आप तो भाई MTech, वो भी IIT कानपुर से, तो हम आपको रख नहीं सकते हैं। समस्या ये है कि हमारे जैसे लोग यदि पढ़ाना चाहें तो अधिकतर विद्यालय हमें रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत होंगे, 5-10% ऐसे नहीं, कानपुर में भी हैं कुछ विद्यालय। मैंने बाद में पढ़ाया कानपुर में ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय है, बेनज़ीर शिक्षा निकेतन है, जो ऐसे विद्यालय भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम गिने चुने विद्यालय हैं जो कि मतलब ये कोशिश करते हैं कि बच्चों की दोनों रिक्वायरमेंट, 2 रिक्वायरमेंट अलग है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले टीचर्स को रखें, ऐसा बहुत कम विद्यालय सोचते हैं। ठीक, 90-95% विद्यालय जो है वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें BSc MSc तक का टीचर मिल जाए और वो उससे काम चला ले। खैर, मैंने उन प्रिंसिपल महोदया से पूछा कि मैडम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आप लोगों ने रूल बना रखा है कि नहीं हम BSc तक के लोगों को लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब आप अगर पढ़ाएंगे तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से जो सैलरी होनी चाहिए, हम वो सैलरी आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं देखिए ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूँ मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो, तो इसलिए अगर थोड़ी कम भी सैलरी देंगे, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 1-1.5 लाख रुपए सैलरी दीजिए, लेकिन ठीक है जो भी जेन्युइन आपको समझ में आता हो वो जेन्युइन फीस आप दे देंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ होगा, कुछ बच्चों का भला होगा और कुछ पैसे तो मुझे मिलेंगे ही, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मान लिया आप एक सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, मैं फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ा देंगे तो फिर गार्जियन रिक्वायर करेगा, मतलब मांगेगा कि भाई केमिस्ट्री का भी ऐसा ही टीचर लेके आओ, मैथ का भी ऐसा ही टीचर लेके आओ। तो हो सकता है कि आप थोड़ा कम पैसे में पढ़ा भी दें, लेकिन फिर हम केमिस्ट्री का और मैथ का टीचर कहाँ से लाएंगे, बायोलॉजी का टीचर कहाँ से वैसा लाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा रखना ही नहीं चाहते, हम ऐसा कोई बवाल पालना ही नहीं चाहते हैं, आप को हम नहीं रख सकते। तो भाई अब मेरी बताइए मजबूरी नहीं है तो क्या है कि मैं
स्कूल ना जाके मैं अपनी कोचिंग चलाऊं। और बच्चों को जब ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस हो कि भाई उनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो फिर भाई हमारे कोचिंग आए, है ना, सीधी सी बात है। और या फिर भाई हमारे जैसे लोग या तो अपनी कोचिंग चला सकते हैं, या कोई अच्छी कोचिंग चल रही तो वहां जाके अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हैं, जहां पे अपनी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, पढ़ाने के लिए जो उनकी ख्वाहिश है, जो चाहत है, वो भी पूरी हो जाए, पैसा भी ठीक ठाक मिले। तो हम यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने अपनी कोचिंग चलानी चालू की। एक और आगे की कहानी बताऊं तो क्या हुआ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट होने लगे, अलग अलग कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट होने लगे। तो एक साल की बात है, वर्ष 2018 की बात है। 2018 में मेरे पढ़ाए हुए एक स्कूल है घर के पास में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उस स्कूल के 4-5 बच्चे इकट्ठा सेलेक्ट हो गए, है ना, कुछ आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में 4-5 बच्चे इकट्ठा सेलेक्ट हो गए। तो क्या हुआ कि उसकी प्रिंसिपल का फिर मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि एक 11th और एक 12th में फिजिक्स पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। तो पैसे की बात हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, जो आप उचित समझे दे दीजिएगा। नहीं सर आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैंने कहा नहीं मैं क्या बताऊँ, आप ही बता दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग दे नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जो आप उचित समझे दे दीजिए। तो कहा नहीं सर आप ही बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि चलो 2 क्लास लेनी थी, एक 11th की एक 12th की। मैंने मतलब कम से कम सोच के बोला, मैंने कहा 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, 20 हज़ार रुपये दे दीजिए, इतना तो चलता है, इतना तो देना चाहिए। तो मतलब जैसे ही मैंने ये बोला, प्रिंसिपल मैडम का जैसे मुँह ही खुल गया। भाई अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 20 हज़ार रुपये। मैंने कहा अच्छा तो कितना देना चाहिए, आप ही बताइए, मैं तो कह ही रहा हूँ आप बताइए। तो कहेगी सर हम लोग तो 7-8 हज़ार रुपये देते हैं, टीचर सुबह से लेके और दोपहर तक पढ़ाता है, आपको तो केवल 2 लेक्चर देने हैं आके, तो उसका तो सर इतना। तो मैंने कहा तो क्या आप 5 हज़ार रुपये सोच रही हैं, 5 हज़ार में मैं पढ़ा दूँ। भाई मतलब कि क्या चाह रहे हैं ये स्कूल्स वाले, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि दिहाड़ी मजदूर जो है, उतनी भी आप अगर तनख्वाह नहीं देंगे किसी टीचर को तो वो क्या ही पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा कि मजाक करेगा। ये हालत हो चुकी है। तो आपको अगर भाई अश्वनी उपाध्याय जी, अंजना ओम कश्यप जी, आपको कोचिंग इंडस्ट्री से इतनी दिक्कत है तो पहले उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स को समझिए, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझिए। गार्जियन क्यों आज स्कूल में भी पढ़ा रहा है और क्यों कोचिंग में भी पढ़ा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं करते हैं, उस लेवल के टीचर रखना ही नहीं चाहते हैं, उस लेवल की तनख्वाह देना ही नहीं चाहते हैं। वो भले 20 हज़ार रुपया महीना बच्चों से जो है फीस लेते हो, कुछ भी लेते हो, लेकिन वो टीचर को तनख्वाह नहीं देना चाहते। ज्यादातर स्कूल, है ना, ज्यादातर स्कूल टीचर्स को तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, और इसलिए वो अच्छे लेवल के टीचर्स रखते ही नहीं है। अगर वो अच्छे लेवल के टीचर रखे, उन्हें 40-50 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह दें, तो ऐसे टीचर भी उन्हें मिल सकते हैं जो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कराएं। लेकिन वो ऐसे टीचर रखना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में मजबूरी है कि कोचिंग इंडस्ट्री अलग से चले और कोचिंग इंडस्ट्री जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे। आप बात को समझिए, जब आपको बात समझ में आएगी तब आप ये ऐसे उल्टे सीधे वर्ड का माफिया वगैरह है, वो क्या अंजना होंगे, 2 टके की टीचर हैं, ये सब वर्ड्स शोभा नहीं देते हैं। नहीं तो हम लोग भी आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करें तो कैसा लगेगा। लेकिन हम अध्यापक हैं, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए नहीं करना चाहते हैं। हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप राजनीति ले लीजिए, चाहे आपका वकालत ले लें, चाहे आपकी पत्रकारिता ले लें, हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हर इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कोई एक स्ट्रीम में कर रहे होंगे ना, मान लिया कि आप फौजदारी में कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि कोई सिविल में कर रहा है, कोई इनकम टैक्स में कर रहा है, तो जो इनकम टैक्स में कर रहा है वो इनकम टैक्स में ही करेगा ना काम। ऐसा थोड़ी होगा कि वो सिविल का भी काम कर लेगा, वो इसका भी कर लेगा, वो उसका भी कर लेगा। मैं IIT JEE और नीट के लिए पढ़ा रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं IAS और PCS की कोचिंग भी चला लूंगा। तो इसलिए हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होती है उसकी। मेरी अपनी एक्सपर्टाइज है, आपकी अपनी एक्सपर्टाइज है, अंजना जी आपकी अपनी एक्सपर्टाइज है, आप अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। तो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने से पहले जरूरी है कि आप उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद सही बिंदुओं के साथ बात करें। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे कि स्कूलों की और कोचिंग्स की अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हमें अलग अलग दोनों चीज़ें चलानी पड़ती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।